नमस्कार। SMK एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले दिन पढ़ा था क्रिया नामक पाठ, जिसमें हमने क्रिया के भेद पढ़े थे और क्रिया के भेद में हमने अकर्मक क्रिया पूर्ण कर दी थी। उसका दूसरा भाग आज आपके सामने है। तो इस प्रकार से है। अकर्मक क्रिया हमने पढ़ दी थी, यह है सकर्मक क्रिया। लिखा है, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है और उसका सीधा संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थात जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात कर्म सहित जो क्रिया है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये हमने बात डिस्कस कर ली थी पिछले वीडियो में। तो उदाहरण के लिए, शीला ने सेब खाया। तो यहाँ पे शीला कर्ता थी, ये कर्ता है, सेब कर्म है और खाया यहाँ पे क्रियापद है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, मोहन मकान देख रहा है। मोहन कर्ता, मकान कर्म, देख रहा है क्रियापद। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, वह पानी पी रहा है। वह यहाँ पे कर्ता है, पानी यहाँ पे कर्म है और पी रहा है क्रिया का पद है। उसी प्रकार से कुली सामान उठाता है, ये उठाता है क्रियापद है, कुली कर्ता है, सामान कर्म है। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम देखेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के क्या क्या भेद होते हैं। तो आप देख सकते हैं, सकर्मक क्रिया के 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1 है पूर्ण एक कर्मक क्रिया, नंबर 2 है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया और नंबर 3 है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से अकर्मक क्रिया के भी 3 भाग हैं, 3 भेद हैं। पूर्ण एक कर्मक क्रिया है, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है और अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो पहले पद की अगर हम बात करें, पहला जो भाग है पूर्ण एक कर्मक क्रिया, नाम से पता चल रहा कि इसमें एक कर्म मिलेगा। कर्म, कर्ता और क्रिया के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको एक कर्म मिलेगा। तो लिखा है, जिस क्रिया को एक कर्म की आवश्यकता होती है तथा कर्म को हटा देने पर वाक्य अपूर्ण लगने लगता है, उस क्रिया को पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया को एक कर्म की आवश्यकता होती है तथा कर्म को हटा देने पर वाक्य अपूर्ण लगने लगता है, उस क्रिया को पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक कर्म होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, उसने खाना खाया। तो यहाँ पे खाना, ये खाना क्या है, कर्म है और एक कर्मक क्रिया है। उसने खाना खाया और ये पूरा जो कि बोले क्रियापद छाटे तो खाया है और सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कर्म एक है इसलिए एक कर्मक क्रिया है, अगर सकर्मक क्रिया के भाग पूछे तो। दूसरा उदाहरण है, बिल्ली ने दूध पी लिया। पी लिया ये क्रियापद है और दूध यहाँ पे कर्म है। तो एक ही कर्म है, एक कर्मक क्रिया है और बिल्ली यहाँ पे करता है। तो यानी जहाँ पर एक कर्म हो वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, सकर्मक क्रिया का भाग है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। दूसरा हमारे पास था पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। ये पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं, तो नाम से पता है जहाँ पर क्या हो, 2 कर्म हो। लिखा है यहाँ पे, जिन क्रियाओं में 2 कर्मों की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं में 2 कर्मों की आवश्यकता होती है तथा दोनों में से एक कर्म को हटा देने पर वाक्य अपूर्ण लगने लगता है, उस क्रिया को पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं।
यहाँ पर दो कर्म की आवश्यकता पड़ती है, यानी अगर उसमें से दोनों में से अगर हम एक कर्म को हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो वाक्य अपूर्ण लगने लग जाता है। तो इसलिए जो कि इसको कहते हैं पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। उदाहरण से देखिए हम, उदाहरण के लिए आप देखेंगे, मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी। अब देखो यहाँ पे, मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी। अब यहाँ पे देखेंगे दो क्रियाएं कहाँ पे हैं, ये ध्यान से देखो। ये सोहन अब को अपनी घड़ी दी, एक सोहन है और एक घड़ी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये दो कर्म हैं, सोहन को अपनी घड़ी दी। तो इसमें से अगर हम एक भी कर्म को हटा देते हैं, यानी अगर हम यहाँ से सोहन को हटा देते हैं तो वाक्य क्या बनेगा, मोहन ने को अपनी घड़ी दी। तो ये वाक्य क्या हो गया, अपूर्ण लगने लग गया। तो इसलिए वो कह रहा था जिन क्रियाओं में दो कर्मों की आवश्यकता होती है तथा दोनों में से एक कर्म को हटा देने पर वाक्य अपूर्ण लगने लग जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, या ऐसी क्रिया को पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर दो कर्म है, एक सोहन है और एक क्या है यहाँ पे, घड़ी है, और कर्ता यहाँ पे मोहन है। मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी, और क्रियापद यहाँ पे दी। अगर पूछे क्रियापद कौन सा है तो क्रियापद है दी। तो यहाँ पे दो क्या है, कर्म है, एक कर्म को हटा देंगे तो वाक्य क्या बनेगा, अपूर्ण लगने लग जाएगा, अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो ये पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार से आप दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे है रमेश ने सुरेश से मकान खरीदा। ये खरीदा यहाँ पे क्रियापद है, ठीक है। सुरेश और मकान ये दो कर्म है, इसमें से हम एक हटा दें, रमेश ने से मकान खरीदा, तो गड़बड़ हो गया, वाक्य समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से, या हम बोले इसको हटा दें तो होगा रमेश ने सुरेश से खरीदा। क्या खरीदा, पता ही नहीं चल रहा। तो यानी यहाँ पर दोनों कर्मों की क्या है, प्रधानता होती है, और एक कर्म को भी हटा देते हैं तो वाक्य क्या लगता है, अपूर्ण लगने लग जाता है। तो यहाँ पे दो कर्म है, एक है सुरेश और दूसरा है यहाँ पे मकान, और ये खरीदा यहाँ पे क्रिया का पद है, रमेश यहाँ पे क्या है, करता है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तीसरा उदाहरण है, शीला ने रमा को गाना सुनाया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी दो कर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, एक यहाँ पे रमा और यहाँ पे एक गाना, और ये सुनाया यहाँ पे क्या है, एक क्रिया का पद है। पूछे क्रियापद छांटे तो सुनाया, और क्रिया का भेद सकर्मक या उसका भाग पूछे तो इस प्रकार से पूर्ण द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो नीचे देखो इसमें लिखा है, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे लिखा है, उपर्युक्त वाक्यों में दी, ये खरीदा और सुनाया आदि द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ये पूरे क्या है, द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हमारे पास था सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो भाग था, तीसरा भाग अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। इसमें लिखा है वे क्रियाएं जिसमें कर्म रहते हुए भी एक पूरक कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें पूरक की आवश्यकता बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए यह है, उदाहरण के लिए संगीता मनीष को मित्र मानती है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मनीष को मित्र मानती है, संगीता मनीष को मित्र मानती है। तो यहाँ पर ये पूरक है, मित्र क्या है, यहाँ पे पूरक है, ये पूरक है। अगर इसमें से हम पूरक हटा दें तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा।
संगीता मनीष को मानती है। क्या मानती है? पता ही नहीं। तो यहाँ पर ये पूरक की आवश्यकता बनी रहती है, इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है लेकिन पूरक के बिना ये क्या है? अपूर्ण है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप से यहाँ पे अगर इसके भाग के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से वैसे इसमें दो भाग ही महत्वपूर्ण है इसके, पूर्ण एक कर्मक क्रिया और पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। इतना आप याद रखना। जहाँ पर एक कर्म होता है तो पूर्ण एक कर्मक क्रिया है, और जहाँ पर दो कर्म है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। आगे हम बात करें, आगे हमारे पास ये सकर्मक क्रिया के हमने जो भाग हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्रिया और बचती है जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक नाम से पता है प्रेरणा देने वाली क्रिया। ऐसी क्रिया जो किससे संपन्न होगी? प्रेरणा से संपन्न होगी। तो ध्यान से देखेंगे इसमें, ये भी कई बार जो है कि बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसका उदाहरण हो या इसकी परिभाषा हो। इसमें लिखा है, यहाँ से देखेंगे, जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता वरन किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है। स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है। दूसरे को क्या करता है? प्रेरणा देता है, दूसरे से कार्य करवाता है, तब वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे को प्रेरणा दे करके काम करवा रहा है दूसरे से, यानी काम करा रहा है। अपने आप नहीं कर रहा काम, दूसरे से काम करवा रहा है। तो वही जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है वरन किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, तो वहाँ पर जो कि प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, यानी किसी दूसरे से कार्य करवाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो यहाँ पे पहला उदाहरण है, माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। अब देखो यहाँ पे कर्ता तो यहाँ पे क्या है? माँ है, लेकिन दूध कौन पिला रहा है? नौकरानी। तो माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। तो नौकरानी ने बच्चे को तब दूध दिया जब जो है कि माँ ने उसको क्या करी? प्रेरणा दी, या माँ ने उसको कहा। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण है, मोहन सोहन से काम करवाता है। मोहन सोहन से काम करवाता है। तो काम तो सोहन कर रहा है, लेकिन करवाने वाला कौन है? मोहन है। तो यहाँ पे प्रेरणा कौन दे रहा? मोहन दे रहा है। तो यहाँ पे कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे से करवा रहा है। तो इस प्रकार के उदाहरणों में आपको प्रेरणार्थक क्रिया देखने को मिलती है। मोहन सोहन से काम करवाता है। तो इस प्रकार से सारे प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो कई बार बोर्ड परीक्षा में ये भी देखने को मिलता है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, उसका कोई एक उदाहरण लिखिए। तो जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलाती है, या मोहन सोहन से काम करवाता है। इस प्रकार के कई उदाहरण जो कि आप इसके बना सकते हैं। आगे इसके भेद के बारे में हम बात करेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया के भेद क्या क्या हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा भेद है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करता है, जहाँ पे कर्ता क्या करता है? स्वयं कार्य करता है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य तो करता है, परंतु साथ में एक प्रेरक कर्ता भी होता है जो क्रिया निष्पादन की प्रेरणा स्रोत होता है। अब यहाँ पे देखो, कर्ता काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दूसरे की प्रेरणा से वो काम कर रहा है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य तो करता है, परंतु साथ में एक प्रेरक कर्ता भी होता है जो क्रिया निष्पादन का प्रेरणा स्रोत होता है, यानी क्रिया संपन्न करने का प्रेरणा स्रोत होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ समझेंगे, माँ बेटी को दवा पिलाती है। अब ये देखो, अब यहाँ पे माँ काम कर रही है
और माँ क्या कर रही है, बेटी को दवा पिलाने का काम कर रही है। माँ बेटी को दवा पिलाती है। लेकिन ध्यान में देखेंगे, प्रथम प्रेरक कर्ता, यहाँ पे कर्ता काम तो कर रहा है, प्रथम प्रेरक कर्ता माँ है, लेकिन इस कार्य को संपन्न कराने के पीछे किसकी प्रेरणा है, डॉक्टर की प्रेरणा है। जब डॉक्टर ने दवा दी होगी, बताया होगा कि इस प्रकार से इस टाइम पे दवा पिलानी है, तो तभी माँ ने बेटी को क्या की, दवा पिलाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रथम में कर्ता काम कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे की प्रेरणा से कर रहा है। दवाई ऐसे नहीं पिलाई जाती है, जब डॉक्टर कहता है भाई दवाई पिलानी है, इस टाइम पे पिलानी है, इतनी मात्रा में पिलानी है, तभी जो है कि कोई भी किसी को दवा पिलाता है। तो यहाँ पे माँ तभी जो है कि बेटी को दवा पिला रही है जब उसके पीछे डॉक्टर की प्रेरणा है। तो इस प्रकार के उदाहरणों में आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लगानी है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आप समझ गए, प्रथम में कर्ता काम कर रहा है लेकिन दूसरे की प्रेरणा से। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में इसमें वही जो हमने आगे पढ़े थे वही उदाहरण यहाँ पे आ सकते हैं। देखो, जब कर्ता से क्रिया करवाने के लिए प्रथम प्रेरक किसी दूसरे प्रेरक की सहायता लेकर कार्य निष्पादन करवाता है या करता है, तब ऐसी कंडीशन में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कर्ता से क्रिया करवाने के लिए प्रथम प्रेरक दूसरे प्रेरक की सहायता करता है, प्रथम प्रेरक दूसरे प्रेरक की सहायता लेकर कार्य निष्पादन करवाता है। जैसे पिता माँ से बेटे को खाना दिलवाता है, तो प्रथम जो क्या है, इसमें जो प्रथम प्रेरक है वो क्या कर रहा है, दूसरे प्रेरक की सहायता लेकर के खाना दिलवाने का काम यहाँ पे संपादन करवा रहा है। तो यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जो हमने पीछे पढ़ा था वो सारे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के ही उदाहरण थे। माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, इस प्रकार से यहाँ पे कर्ता दूसरे की सहायता से काम करवाता है। यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं दिख रहे हैं, इतना याद रखना। यहाँ पे माँ भी दिख रही है तो पिताजी भी दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ माँ ही दिख रही है लेकिन डॉक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रेरणा किसकी है, डॉक्टर की है। तो इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करता है लेकिन दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है। यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया दूसरे की सहायता लेकर के कार्य को संपन्न करवाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पे कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य करवाता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ये आपने परिभाषा के हिसाब से लिखना है और भेद के हिसाब से इस प्रकार से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की। हमने प्रश्न पढ़े थे तो अभ्यास जरूरी है। अब देखो, जो क्रिया वाला पार्ट है उसमें क्या क्या अभ्यास के प्रश्न हो सकते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, तुमने मेरे मित्र को अपनी कविता सुनाई। अब प्रश्न आएगा पेपर में, क्रियापद छांट करके इसका भेद लिखें। तो यहाँ पे आप देखिए, सुनाई यहाँ पे क्रियापद है, सुनाई यहाँ पे क्रियापद है और ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तुमने मेरे मित्र को अपनी कविता सुनाई। तो भेद और क्रियापद छांटने की बात होगी तो सीधा इस प्रकार से प्रश्न बनता है। आपने लिखना है क्रियापद, सुनाई और सकर्मक क्रिया। क्रिया का भेद हो जाएगा सकर्मक क्रिया, जैसे हम पिछले बात कर रहे थे। दूसरा है, लड़कियां दौड़ रही हैं। तो देखो यहाँ पे दौड़ रही हैं, ये क्रिया का पद है और ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तीसरा है, नेताजी ने सभा में भाषण दिया। दिया क्रियापद है और सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। रास्ते में पेड़ गिरा था, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि कह रहा है कि रास्ते में पेड़ गिरा था। किसने गिराया, क्या गिराया, उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। ये डायरेक्ट आप इसको अकर्मक क्रिया लगाएंगे। रास्ते में पेड़ गिरा था और गिरा था एक क्रियापद है और ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
तीसरा है श्याम किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्रियापद है, किताब पढ़ता है और ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे पूछेगा वो क्रियापद छांट करके भेद लिखें। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखनी है। पढ़ रहा है क्रियापद है, गिरा था क्रियापद है, दिया क्रियापद है, सुनाई क्रियापद है। ये सकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से ये क्रिया वाला जो हमारा पाठ था व्याकरण का, हमने इसको पूर्ण कर लिया है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। आगे नए टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।